Good morning, everybody. In today's class, we will be discussing some essential points of Hindu law. And as you all know, that Hindu law covers a very important area in your examination. Hindu law is a very important subject in your examination. So, be it your prelims exam, be it your mains exam, obviously you will have to see which state you are appearing for and preparing for. तो आपको उसी हिसाब से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको अपना तैयारी करनी है। तो हिंदू लॉ जैसे बिहार में अगर फॉर एग्जांपल इफ आई से तो बिहार में प्री में और मेंस में हिंदू लॉ कवर्ड है और हिंदू लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटर्मिनिंग the marks in your examination, right? So, if I start with, when I start with the subject, I would want to tell you that Hindu law covers these four acts जो आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, ये 4 एक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में कवर्ड हैं। सबसे पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, उसके बाद हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, then Hindu Minority and Guardianship Act, and also we have Hindu Succession Act. तो ये 4 एक्ट्स हैं जो आपको कवर करने होंगे अंडर हिंदू लॉ, ठीक है? तो अब यहाँ पर इन चारों एक्ट्स में ऑब्वियसली वी विल बी कवरिंग ऑल द इम्पोर्टेंट एरियाज एंड ऑल द एरियाज, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं हर एक्ट में जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, right? But then because today we have conducted the class to give you an understanding of the subject in toto, you will be knowing that what all is dealt in a particular act. So that is the reason why let's discuss the first thing, that can you see a common thing in these four acts? Can you spot the common thing in these four acts? It is the term Hindu, right? तो इन चारों ही एक्ट्स में जो कॉमन टर्म है वो है हिंदू। तो अब हमें सबसे पहले डिटरमिन क्या करना होगा कि हिंदू कौन है, क्योंकि जो हिंदू होगा उन्हीं पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगी, करेक्ट? तो अगर कोई हिंदू है तो वो मैरिज कर सकता है हिंदू मैरिज एक्ट में, अगर कोई हिंदू है तो वो अडॉप्शन कर सकता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, अगर कोई हिंदू है तो ही वो माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में उसके लिए गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है या वो अपॉइंट हो सकता है एज अ गार्जियन। हिंदू सक्सेशन एक्ट में आपकी प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व होगी दैट विल बी डिटर्मिन्ड, बट फॉर दैट यू नीड टू बी अ हिंदू फर्स्ट। So firstly, we'll discuss who is a Hindu. So now you must be wondering that हिंदू की डेफिनेशन क्या है या कौन से सेक्शन में हिंदू कहाँ पर डिफाइंड है। So let me tell you here, Hindu term is nowhere defined in any of these four acts. तो ना ही HMA में, ना ही हामा में, ना ही HMGA में और ना ही हिंदू सक्सेशन एक्ट में, ये कहीं डिफाइंड नहीं है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हिंदू कौन है? तो हिंदू कौन है, हु इज अ हिंदू, वी इन्फर दिस फ्रॉम सेक्शन 2 ऑफ दीज 3 एक्ट्स। सेक्शन 2 अगर आप HMA का देखें, सेक्शन 2 अगर आप हामा का देखो, या अगर आप सेक्शन 2 हिंदू सक्सेशन एक्ट का देखो, तो इनके सेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? इट सेज, इट टॉक्स अबाउट the application of the act. It talks about the application of the act. And what does application means? Application means कि ये एक्ट किन पर अप्लाई करेगा। तो ये एक्ट अप्लाई करेगा उन पर जो सेक्शन 2 में आपको बताया गया है that these are the persons who are Hindus. So let me just take you to, अच्छा, I have not mentioned here one act. Let me tell you, Section 3 of Hindu Minority and Guardianship Act talks about the same principle, that is the application of the act. तो इन 3 एक्ट्स में सेक्शन 2 है और इस एक्ट में सेक्शन 3 है which talks about the application of the act, right? और application of the act का मतलब कि ये एक्ट किन पर एप्लीकेबल होगा, इस तरीके से।
अच्छा, then now because I have to make you see section 2 of any of these acts, I have Hindu Marriage Act with me here, and I have already marked here section 2, that is the application of the act. तो आप देखो कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 2 की जब हम बात कर रहे हैं, इट टॉक्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन ये पूछूं दैट हु इज अ हिंदू, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू नो गेट दिस क्वेश्चन बिफोर यू, दैट हु इज अ हिंदू? तो मैं हिंदूज को कैटेगराइज करूंगी 4 हेड्स में, राइट? सो इफ आई हैव टू डिटरमिन दैट अ पर्सन इज अ हिंदू और नॉट, आई वुड से अ पर्सन इज अ हिंदू व्हेन a person is a Hindu by religion, right? ठीक है. Then the second is a person is a Hindu by presumption, right? Then the next is a person is a Hindu by birth, and the fourth is a person can be a Hindu by conversion. तो ये 4 तरीके हैं हिंदू को डिटर्मिन करने के. दीज आर द 4 टेस्ट्स बाय व्हिच यू कैन डिटर्मिन वेदर इज अ पर्सन इज अ हिंदू और नॉट. और मैंने आपको क्या बताया, वेयर आर दीज पर्टिकुलर टेस्ट्स मेंशन? These are mentioned in section 2 of the act. Now let's read the act. It says this act applies. तो देखो apply, तो ये एक्ट किन पर अप्लाई करेगा? उन पर जो सेक्शन 2 में मेंशन्ड है. Let's read it. It says this act applies to any person who is a Hindu by religion. So the person who is a Hindu by religion in any of its forms or development, including a Virashava, Lingayat, or a follower of the Brahmo, Prarthana or Arya Samaj. So let me mention it here first. देखो, जब हम किसी भी कभी भी हम जब किसी रिलीजन की बात करते हैं, तो आपको ये मालूम है ना कि हर रिलीजन के कुछ अपने बेसिक टेनेट्स और स्क्रिप्चर्स होते हैं, है ना? जो वो फॉलो करते हैं. तो अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें, अगर हम हिंदू फेथ की बात करें, तो हमें मालूम है दैट वी फॉलो द वेदास, राइट? तो वेदास कितने हैं? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, समवेदा. तो ये 4 वेदास हैं जो फॉलो किए जाते हैं. तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो इन वेदास को फॉलो करे वो है हिंदू बाय रिलीजन. ठीक है? और आपके एक्ट में क्या लिखा है? इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स. सो लेट मी टेल यू इट दिस वे दैट अ पर्सन हु इज अ ब्रह्मो, अ पर्सन हु इज अ प्रार्थना, अ पर्सन हु इज अ लिंगियर, अ पर्सन हु इज अ आर्य समाज और अ पर्सन हु इज अ विराशिवा, है ना? तो ये बिलोंग करते हैं या ये हैं हिंदूज बाय रिलीजन. तो आप इसको लर्न कैसे करेंगे? बीपीएल एक ब्रांड है, ठीक है? और एवी आप इसे किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं. एवी कैन द नेम ऑफ एनी लोकेलिटी और एनी विच वे, यू नो, द नेम ऑफ अ पर्सन. सो एनी विच वे यू वांट टू रिमेंबर इट एज. तो बी हो गया ब्रह्मो, पी हो गया प्रार्थना, एल हो गया लिंगियत, ए हो गया आर्य समाज और वी हो गया विराशिवा. तो हिंदू बाय रिलीजन का मतलब है कि जो इंसान हिंदू धर्म की स्क्रिप्चर्स और टेनेट्स को फॉलो करता है, उस धर्म की मान्यता रखता है, वो है हिंदू बाय रिलीजन. चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, राइट? चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स, ब्रह्मो, प्रार्थना, लिंगियत, आर्य समाज और विराशिवा. तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, राइट? अब ये एक बेसिक कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि जो जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं और सिख्स हैं, दिस मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड, राइट? कि जो जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं और सिख्स हैं, ये भी तो हिंदूज हैं. आर दे हिंदूज? आर दे हिंदू बाय रिलीजन? द आंसर इज नो. They are not Hindus by religion. Why? Because Hindu is a separate religion. Jain, Buddhist, and Sikh. These are 3 different religions. So we are talking about 4 religions under the same act. So Hindu Marriage Act applies to Hindus, Jains, Buddhists,
एंड सिख्स। लेकिन क्योंकि जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स का कोई पर्सनल लॉ नहीं बना हुआ उनके रिलीजन के अकॉर्डिंगली, दैट इज द रीजन व्हाई those who are Jains by religion, those who are Buddhist by religion, and those who are Sikhs by religion, these three are also covered under the head, and we can say that these people are Hindus by law. ये बाय लॉ इसीलिए है क्योंकि इन पर एक्ट अप्लाई करता है. सो आई वुड वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी. देखो क्या लिखा है. टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन. So they are not Hindus by religion, they are Hindus by law because Hindu law applies to them. Is it clear? ये समझ में आया? So Hindu law is applicable on 4 religions: Hindus, Jains, Buddhists and Sikhs. Correct? ये clear हो गया? Okay. So what I will do is मैं यहाँ पर और expressly mention कर देती हूँ so that when you see it again, यहाँ पे मैं बी मेंशन कर देती हूँ सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी, और यहाँ हिंदू बाय रिलीजन में दिस इज क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ए, क्लॉज ए. ये क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज हिंदूज बाय प्रिजम्पशन. अब प्रिजम्पशन जो है आप कहाँ पढ़ते हो? प्रिजम्पशन आप पढ़ते हैं सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, है ना. So what I'll do is I'll just mention section 4 of Indian Evidence Act here so that whenever you open your bare acts, you know that you have to, refer to, or you don't have to refer to, but just recall section 4 here क्योंकि presumptions वहां पर laid down है. तो कुछ presumptions हैं rebuttable presumptions, कुछ presumptions हैं irrebuttable presumptions. तो यहाँ पे लिखा क्या है section 2C में? To any person domiciled in the territories to which this act extends, who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion. Understand it this way. आपको इंडिया में, because we know that this act is applicable to the whole of India, right? और आर्टिकल 370 के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होने के बाद now Hindu Marriage Act has applicability all over India, be it the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. तो ये एक्ट अब ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है. तो अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले इंडिया में जो नहीं जानता कि उसका धर्म क्या है, पर वो ये जानता है दैट आई एम नॉट अ मुस्लिम, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, आई एम नॉट अ पारसी एंड आई एम नॉट अ ज्यू. तो ये अगर डेफिनेट है दैट ही इज नॉट अ मुस्लिम, ही इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही इज नॉट अ पारसी, ही इज नॉट अ ज्यू, तो वहां पर हम प्रिज्यूम कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि वो हिंदू है या उसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई किया जाएगा. अब वो क्यों हुआ? बिकॉज ही इज श्योर दैट ही इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू. पर यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है ना, वो रिबटेबल प्रिजम्पशन है. रिबटेबल क्यों? क्योंकि ये प्रिजम्पशन कि वो हिंदू है, इसे कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है. रीड द वर्ड्स. इट सेज unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act had not been passed. तो अगर हम ये प्रिजम्पशन रिबट कर सकते हैं कि नहीं नहीं ये हिंदू नहीं है, ये तो कोई और ही है, ये तो किसी और रिलीजन को ही बिलोंग करता है, तो वहां पे उसे रिबट किया जा सकता है. अदरवाइज द प्रिजम्पशन वुड बी दैट ही इज अ हिंदू. ठीक है, ओके. तो अब यहाँ पर आप अपने नोट्स में यहाँ लिख लीजिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी है ये. ठीक है. नाउ कम्स अ पर्सन हु इज अ हिंदू बाय बर्थ. और ये कहाँ लिखा है पता है आपको? सेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन में. देखो क्या लिखा है. द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स बाय रिलीजन. तो इन्होंने सिर्फ हिंदू नहीं लिखा, जहां हिंदू लिखा हो इम्प्लाइड है कि वो जैन, बुद्धिस्ट और सिख की भी बात कर रहे हैं. एज द केस में बी. तो इन्होंने कहा एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट
both of whose parents are Hindus, Buddhists, Jains और Sikhs by religion. तो इन्होंने कहा चाहे बच्चा लेजिटिमेट हो, चाहे बच्चा इलेजिटिमेट हो, अगर उनके दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या सिख कुछ भी हैं, तो वो हिंदू ही होंगे, बुद्धिस्ट ही होंगे, जैन ही होंगे या सिख ही होंगे. Secondly, any child legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion and who is brought up as a member of a tribe, community, group or family to which such parent belongs or belonged. तो यहाँ पर देखो इन्होंने दो बातें कही. Let me just make it for you here. See, when we have to determine whether a person is a Hindu by birth or not, यहाँ पे दो चीजें हैं. See, you should know the fact that Hindu law is liberal enough to recognize or to give recognition to the child as a legitimate child of the parents. तो यहाँ पे हिंदू लॉ फर्क नहीं करता कि बच्चा जो है वो किस टाइप ऑफ मैरिज का आउटकम है. जैसे अब हिंदू बाय बर्थ में क्या लिखा है पहले वो देखते हैं. इट सेज एनी चाइल्ड whether he is a legitimate child or he is an illegitimate child. यही है ना. बोथ ऑफ whose parents are Hindus. तो बच्चा चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, अगर इसकी पेरेंटेज फादर और मदर दोनों हिंदू हैं या जैन हैं या बुद्धिस्ट हैं या दोनों बुद्धिस्ट या जैन हैं या सिख हैं दोनों, तो बच्चा हिंदू लॉ से ही गवर्न होगा. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. ठीक है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट का क्या मतलब हुआ. देखो लेजिटिमेट वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स के बीच में मैरिज हुई हो. करेक्ट. नेचर ऑफ मैरिज कुछ भी है, चाहे वो वैलिड मैरिज है, चाहे वो वॉइड मैरिज है या वो वॉइडेबल मैरिज है. तो मैरिज कैसी भी हो बस शादी होनी चाहिए तो बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा. राइट. यस, आई एम राइटिंग डाउन लिव इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप्स में भी बच्चे जो हैं दे आर लेजिटिमेट ओनली. तो लिव इन रिलेशनशिप हो तो बच्चे जो हैं अगर आउटकम है ऑफस्प्रिंग है वैलिड मैरिज के, वॉइड मैरिज के, वॉइडेबल मैरिज के, लिव इन रिलेशनशिप के, तो वो लेजिटिमेट है. अब बच्चे इलेजिटिमेट कब होते हैं. बच्चे इलेजिटिमेट तब होते हैं जब उनके पेरेंट्स के बीच में मैरिज ना हुई हो या उनका एक स्टडी रिलेशनशिप ना रहा हो. तो जब आपका एक वॉक इन एंड वॉकआउट रिलेशनशिप होता है दैट्स एन इलेजिटिमेट रिलेशनशिप. राइट. तो बच्चे हम कह रहे हैं कोई भी, भाई जैसे अगर ए और बी की शादी हो गई तो इनका बच्चे का रिलीजन कैसे डिटरमिन होगा. अगर ये दोनों हिंदूज हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली हिंदू है या जैन है या बुद्धिस्ट है या सिख है. ऐसे ही अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दे हैव नॉट मैरिड ईच अदर, पर इनको एक बच्चा हो जाता है, then the child will also be a Hindu if both the parents are either Hindu, Jain, Buddhist or Sikh. This is what I am telling you. So illegitimacy does not affect the religion of the child. ये क्लियर हो गया. नाउ इसका जो सेकंड क्लॉज था जहां एक पेरेंट हिंदू है और दूसरा पेरेंट नॉन हिंदू है, तो सिचुएशन तो वहीं पे खराब हुई कि भाई अब कैसे डिटरमिन करें. नाउ ओनली द क्वेश्चन अराइजेस. So let's say there is this father who is a Hindu and he married somebody who is a non-Hindu. Let's take an example this way. Now we know this fact that two people of different religions cannot marry under Hindu Marriage Act. तो इनकी शादी कहाँ हुई होगी. स्पेशल मैरिज एक्ट में. करेक्ट. क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इट इज द सेक्युलर लॉ फॉर मैरिजेस. It is the secular law for marriages. And when I say it is a secular law, this means that anybody of any religion can get married under Special Marriage Act. Right? तो अब एक फादर हिंदू, मदर नॉन हिंदू, इन्हें एक बच्चा हुआ सी. करेक्ट. तो इसका रिलीजन क्या होगा. इसका रिलीजन क्या होगा. अब यहाँ पे the test is his upbringing, the way he has been brought up. तो इसकी अपब्रिंगिंग डिसाइड करेगी. इफ ही हैज बीन ब्रॉट अप अकॉर्डिंग टू द रिलीजन ऑफ द फादर, ही इज अ हिंदू.
If he has been brought up according to the religion of the mother, he is a non-Hindu. अब आप पूछोगे कि ये अगर दोनों रिलिजन्स के हिसाब से इसकी अपब्रिंगिंग हुई है तो क्या होगा? Then in that case, the religion of the father will be the religion of the child. ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अपब्रिंगिंग डिसाइड करती है और यहाँ पर भी वही सेम क्राइटेरिया है। बच्चा चाहे लेजिटिमेट हो, चाहे बच्चा इलेजिटिमेट हो, दैट डज नॉट रियली मैटर। और लेजिटिमेट का मतलब वही कि शादी हुई है या लिव इन रिलेशनशिप, और इलेजिटिमेट का मतलब इट वाज अ फ्लिंग, इट वाज अ अफेयर, इट वाज एन अफेयर बिटवीन द पेरेंट्स। तो इसीलिए कुछ खासा उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं, पर बच्चा इलेजिटिमेट ही माना जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो अब आप देखो, नाउ इफ यू सी द बेयर एक्ट, तो ये ए और बी क्लियर हो गए कि हिंदू बाय बर्थ कैसे डिटरमिन होगा। अब आ जाओ लास्ट टाइप पर, any person who is a convert or a reconvert to the Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion। तो भाई पहले आपने कन्वर्ट किया, लेट्स से आप पहले इस्लाम फॉलो करते थे, अब आप हिंदू बन गए, तो आप हिंदू बाय कन्वर्जन हो। पहले आप हिंदू थे, फिर इस्लाम में गए, फिर हिंदू, या बुद्धिस्ट या जैन या सिख, तो यहाँ पर आप हो हिंदू बाय रिकन्वर्जन। सो रिकन्वर्जन मीन्स दैट यू आर कमिंग बैक टू योर ओन फेथ, राइट? तो अब आप मुझे बताइए, अगर अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हु इज अ हिंदू, विल यू बी एबल टू आंसर दिस? कि आप बता पाएंगे कि हिंदू कौन है? हिंदू की डेफिनेशन कहीं नहीं दी हुई, लेकिन हिंदू लॉ किन पर एप्लीकेबल है वहां से हमने इन्फर किया कि हिंदूज कौन है या हिंदूज कैसे डिटरमिन किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन 2 को पूरा पढ़ लेते हैं। तो लेट मी जस्ट मार्क इट दिस वे, ये हो गया हिंदू बाय रिलीजन। ठीक है, दिस इज हिंदू बाय प्रिजम्पशन, राइट? दिस इज हिंदू बाय बर्थ, राइट? और यहाँ पे हो गया कन्वर्जन। तो दीज आर दी फोर एरियाज, दीज आर दी फोर टेस्ट बाय विच वी डिटरमिन दैट वेदर अ पर्सन इज अ हिंदू और नॉट, राइट? अब इसमें अगर हम सबसेक्शन 2 भी देख लें साइमल्टेनियसली, तो देखो क्या लिखा है कि जो भी इस एक्ट में मेंशन्ड है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, nothing contained in this act shall apply to the members of SCs within the meaning of Clause 25 of Article 366 of the Constitution, unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs। तो यहाँ पे लिख दिया इन्होंने कि आर्टिकल 366 में क्लॉज 25 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है और ये एक्ट उन पर एप्लीकेबल नहीं है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं कर देता। और क्लॉज 3 में क्या लिखा है? द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट shall be construed as if it included a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by virtue of the provisions contained in this section। तो अगर कोई हिंदू बाय रिलीजन नहीं भी है तो हिंदू बाय प्रिजम्पशन हो सकता है, हिंदू बाय कन्वर्जन हो सकता है, हिंदू बाय बर्थ हो सकता है। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, सो नाउ आई होप यू आर एबल टू डिटर्मिन एंड यू विल बी एबल टू आंसर who a Hindu is, right? Now the next question comes, देखिए अब हम अगर लॉज को कैटेगराइज करें, ठीक है, तो हम एक बेसिक डिस्कशन में जा रहे हैं पहले कि अगर हम लॉज को कैटेगराइज करते हैं तो हमें पता है कि वी हैव सब्सटैंटिव लॉज एंड वी हैव प्रोसीजरल लॉज, करेक्ट? अब हिंदू लॉ कौन सी ब्रांच को बिलोंग करता है? हिंदू लॉ इज अ सब्सटैंटिव लॉ। Why substantive? Because it determines your rights and liabilities। भाई आप शादी करो, शादी के बाद झगड़े हो तो डिवोर्स ले लो, so everything is mentioned here under Hindu law, right? तो क्योंकि हिंदू लॉ सिविल लॉ है तो सिविल लॉ का प्रोसीजर सीपीसी में प्रोवाइडेड होता है। तो जब भी आपको कोई केस फाइल करना है हिंदू लॉ में, चाहे वो अडॉप्शन का है, चाहे वो आपके सक्सेशन का है, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, चाहे वो गार्जियनशिप का है, एनीथिंग, तो आपको वो केस फाइल करना होगा इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू हियर
कि सिविल लॉ की एक ब्रांच है पर्सनल लॉ, और पर्सनल लॉ ही है हमारा हिंदू लॉ। Hindu law is a personal law. And you know why? Because Hindu law deals with all the personal matters of a human being, of Hindus. How? अगर शादी की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट है। अगर हम लेट्स से अडॉप्शन की बात करें तो हमारे पास हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो हमारे पास एचएमए भी है और हमारे पास हामा भी है, करेक्ट। अगर हम यहाँ पे गार्जियनशिप की बात करते हैं तो हमारे पास हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है। और अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी डेवोल्यूशन की, सक्सेशन की, तो हमारे पास हिंदू सक्सेशन एक्ट है। तो हमारे पास हर प्रॉब्लम के लिए, हर एरिया के लिए हमारे लेजिस्लेचर ने हमें एक लॉ दिया हुआ है, बी इट एचएमए, बी इट हामा, बी इट एचएमजीए और एचएसए, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो ये हो गए हमारे पर्सनल लॉज। बट देन जस्ट 5 minutes बिफोर आई यूज द टर्म सेक्युलर लॉ। What are secular laws? Secular laws are those laws which are applicable on everyone, irrespective of their religions. Irrespective. तो हम अब इसको ना कैटेगराइज करते हैं, कैसे? जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी सब्जेक्ट मैटर, देन आई विल मेंशन हियर पर्सनल लॉज एंड देन द सेक्युलर लॉज टू बी मेंशन्ड हियर। जैसे सब्जेक्ट मैटर हो गया मैरिज। अब पर्सनल लॉ हिंदूज के लिए है, मैरिज में हिंदू मैरिज एक्ट। और स्पेशल लॉ क्या है, सेक्युलर लॉ क्या है? इट इज द स्पेशल मैरिज एक्ट, करेक्ट। ये हो गया मैरिज के लिए। अब आप आ जाइए अडॉप्शन। हिंदू को अडॉप्ट करना है तो वो कहाँ अडॉप्ट करता है? हामा में। लेकिन अगर किसी और धर्म के इंसान को कहीं और अगर अडॉप्ट करना हो, देन अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ही विल अडॉप्ट। So Juvenile Justice Act is an act which is a secular law for adoption, correct? Then talking about the next subject matter which is maintenance. देखिए मेंटेनेंस इज वन एरिया जो बहुत वाइड है। पर्सनल लॉ में भी हिंदू मैरिज एक्ट, इफ यू सी, you will locate section 24 and 25 for maintenance. And when you see Hama, तो मेंटेनेंस के लिए सेक्शंस 18 से शुरू होते हैं, 19, 20, 18 में है वाइफ की मेंटेनेंस, 19 में है विडो डॉटर इन लॉ की मेंटेनेंस, 20 में है पेरेंट्स और बच्चों की मेंटेनेंस, ठीक है। तो और मेंटेनेंस के लिए सेक्युलर लॉ क्या है? 125 to 128 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर आ जाता है हमारे पास सक्सेशन। अब सक्सेशन में वी नो हिंदू की प्रॉपर्टी डिवॉल्व होनी है तो हिंदू सक्सेशन है। लेकिन अगर किसी की शादी, इफ somebody has got married under special marriage act, then his property will get devolved according to Indian Succession Act. फिर उस पे इंडियन सक्सेशन एक्ट लगेगा, हाँ। और लास्टली वी हैव गार्जियनशिप। अब गार्जियनशिप के लिए हिंदू लॉ में क्या है हमारे पास? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। And what is the secular law for guardianship? It is Guardian and Wards 1890. तो देखो ये टेबल है जहां पे आपने सब्जेक्ट मैटर, पर्सनल लॉज और आपके सेक्युलर लॉज मेंशन कर दिए, ठीक है। तो मेरा अब ये क्वेश्चन है आप लोगों से, कैन टू हिंदूज मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट? कैन टू हिंदूज मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट? अब आप में से बहुतों का आंसर होगा यस, और कुछ का आंसर या बहुतों का आंसर हो सकता है नो। तो योर आंसर कैन ईदर बी यस और इट कैन बी नो। तो जिनका आंसर यस है दे आर करेक्ट, दैट यस टू हिंदूज ऑल्सो कैन गेट मैरिड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, राइट। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई, व्हाट इज द नीड फॉर देम टू गेट मैरिड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट when they have their personal law Hindu marriage act in existence? तो पता है क्यों करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी?
देखो इसको लेजिस्लेचर ने भी सपोर्ट किया बाय सेक्शन 29 क्लॉज 4 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड आई वुड लाइक टू शो दैट सेक्शन टू यू। देखिए सेक्शन 29 क्लॉज 4 में क्या लिखा है? नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 with respect to marriages between Hindus solemnized under that act, whether before or after the commencement of this act. So, if you understand the wordings of this section, देखो special marriage act कब आया? It came in the year 1954 और special Hindu marriage act कब आया? Came in the year 1955. 1955 में आया। अब 1955 से क्या पहले लोग शादी नहीं करते थे? या उन्होंने अगर शादी करी एसएमए में 1954 में या 54-55 के बीच में, तो सेक्शन 29 के क्लॉज 4 ने कह दिया दैट दीज मैरिजेस विल बी एब्सोल्युटली वैलिड। सी इट इज नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, तो ये दिस हो गया एचएमए। shall be deemed to affect the provisions contained in the Special Marriage Act with respect to marriages between Hindus solemnized under that act, that is Special Marriage Act, whether before or after the commencement of this act, Hindu Marriage Act. तो यहाँ क्या लिखा है? बिफोर और आफ्टर। तो एचएमए आने से पहले या एचएमए आने के बाद अगर आपकी शादी एसएमए में हुई है, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड। And when we are using such a broad, definition for Special Marriage Act that two persons of any religion can marry, so why not two Hindus can get married under Special Marriage Act, right? So two Hindus definitely can get married under Special Marriage Act. Now, the question which arises in the minds is that why would somebody want to go under another law and not the पर्सनल लॉ? उसके पीछे एक रीजन है। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज, देखो अब हम, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हिंदू मैरिज एक्ट इन अ वे, तो अब आप खुद देखो कि हिंदू मैरिज एक्ट में हमने हिंदू टर्म तो डिस्कस कर लिया कि हिंदू मैरिज एक्ट में किनकी मैरिजेस गवर्न है। तो हिंदूज में, हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख कोई भी शादी करे, इट विल बी गवर्न्ड बाय हिंदू मैरिज एक्ट, करेक्ट? बट व्हाट इज दिस टर्म मैरिज हियर? मैरिज क्या है? मैरिज, देखिए मैरिज में जब हम बात करते हैं हिंदू लॉ में, मैरिज इज कंसिडर्ड एज अ सेक्रेमेंट अंडर हिंदू लॉ। यू मस्ट ऑल बी वेल वर्स्ड विद दिस। तो सेक्रेमेंट क्यों कंसिडर किया जाता है, इसका रीजन मालूम है? सेक्रेमेंट इसीलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेरेमनीज व्हिच आर परफॉर्म्ड टू सोलेमनाइज अ मैरिज। तो सेरेमनीज, राइट्स, रिचुअल्स, ये सब चीजें परफॉर्म की जाती हैं जब हमें मैरिज करनी है। और ये कहाँ लिखा है? मैं नहीं कह रही हूँ, ये सेक्शन 7 में लिखा है। देखिए सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? इसमें लिखा है ceremonies for a Hindu marriage. It says a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. May be solemnized. तो या दोनों की कर लो, either party तो mandatory है। Where such rites and ceremonies include the Saptapadi, that is taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly after this before the sacred fire, the marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken, right? तो यहाँ पर हिंदू मैरिजेस जो है वो सोलेमनाइज ही होती हैं by performing the necessary customary rites and ceremonies of either party thereto, correct? तो इसीलिए ये क्या है? ये सेक्रमेंट है। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट अराइज हो गया, आइदर पार्टी। नाउ व्हाट डज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आइदर पार्टी इज? आइदर पार्टी का मतलब है, देखो सबसे पहले तो हमें फिर से ये ध्यान रखना है कि हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख को गवर्न करता है। लेट्स से a Hindu is getting married to a Buddhist,
ऐसे ही समझते हैं। अब एक हिंदू अगर बुद्धिस्ट से मैरिज कर रहा है, तो सेरेमनीज़ किसकी परफॉर्म होनी चाहिए? Of either party there too. So it can be the ceremonies of Hindu or it can be the ceremonies of Buddhist. हिंदू और बुद्धिस्ट, अगर इन्होंने यहाँ पर जैन सेरेमनीज या सिख सेरेमनीज परफॉर्म कर दी, क्योंकि इन दोनों रिलीजन्स को कोई सी भी पार्टी बिलोंग नहीं करती, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ मैरिज एट ऑल। तो इसीलिए ये मैंडेटरी है कि मैरिज सोलमनाइज करने के लिए हिंदूज को बहुत कुछ परफॉर्म करना पड़ता है। सो यू नो वी कैन से दिस वे दैट मे बी टू गेट रिड ऑफ दीज सेरेमनीज, हमें इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज में ना फंसना पड़े। हिंदूज ऑल्सो प्रेफर टू गेट मैरिड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, करेक्ट? एंड व्हेन इट इज अ सेक्युलर लॉ, सो व्हाई नॉट टू हिंदूज? So these two justifications, I suppose, are sufficient, right? So let's get back to the discussion where we were. That Hindu Marriage Act talks about marriage among or between any of these two. A Hindu can marry a Hindu can marry a Jain can marry a Sikh can marry a Sikh can marry a Sikh, any which way. सारी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आप लगा सकते हो, लेकिन वहां जरूरी क्या है कि आपको एक रिलीजन की सेरेमनी तो ज़रूर परफ़ॉर्म करनी है, ठीक है ना? तो अगर दोनों पार्टी सिख है, तो सिख सेरेमनीज़ परफ़ॉर्म करे बिना आपकी मैरिज सोलोमनाइज़ नहीं मानी जाएगी। और इन्होंने सेक्शन 7 क्लॉज़ 2 में जो सप्तपदी मेंशन किया है ना, that is only an example which is given here, Saptapadi. So Saptapadi is one of those essential ceremonies. Like to name a few ceremonies, I can say कन्यादान, सप्तपदी, पानी ग्रहण, विवाह होमम, बेथरोथल। तो ये सब क्या है? ये सब सेरेमनीज है जो आपको परफॉर्म करनी है। पर ये हर सेरेमनी हर जगह पे मैंडेटरी नहीं है। लेकिन सेक्शन 7 क्लॉज 2 में ये लिख दिया कि जहां पर सप्तपदी मैंडेटरी होगी ना, वहां सप्तपदी परफॉर्म किए बिना मैरिज नहीं होगी। ये याद रखना है हमें। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब समझ में आया। मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट, सो हिंदूज वुड इंक्लूड जैन, बुद्धिस्ट एंड सिख्स ऑल्सो by religion because they are Hindus by law. So even they, when get married, they are governed by Hindu Marriage Act only. ये क्लियर हो गया? Okay. Now, so when I say Hindu marriage, now marriage is a sacrament. Why a sacrament? Now you know, है ना? और हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। अब हम क्योंकि मैरिज डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं द टाइप्स ऑफ मैरिजेस व्हिच आर डेल्ट हियर इन हिंदू लॉ। टाइप्स ऑफ मैरिजेस। देखो, ऑन द फेस ऑफ इट अगर हम देखें तो हिंदू लॉ में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैरिजेस व्हिच आर मेंशन्ड। One is a valid marriage, one is a void marriage, and the other is the voidable marriage. Correct? But I would add one more here, and that is a no marriage. No marriage is a no marriage, right? I'll tell you how. Now, when I say valid marriage, for this you will have to see section 5. When I say void, you will have to see section 11. Voidable, section 12. And no marriage, section 7. Right? Is it clear? तो हम देखेंगे सेक्शन 5, सेक्शन 11, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 7। तो मैं आपको यहीं पर पहले खुद ही मेंशन करती हूँ एंड देन आई विल टेक यू टू द सेक्शंस। तो जब हम बात करते हैं ना सेक्शन 5 की, वहां पे बताया गया है कि कब दो लोगों के बीच में अगर शादी हुई वो वैलिड मानी जाएगी। व्हाट आर दोज कंडीशंस व्हिच आर टू बी केप्ट इन माइंड। तो सेक्शन 5 के अंदर 5 कंडीशंस हैं। हाउ इजी टू रिमेंबर? 5 कंडीशंस इन सेक्शन 5। 5 कंडीशंस है क्या? पहली कंडीशन, बाइगमी नहीं होनी चाहिए।
यानी कि जो भी हस्बैंड है या वाइफ है उसकी वो दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए। द स्पाउस शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है। द गर्ल शुड बी 18 and the boy should be 21 age. Fourthly, they cannot marry within their prohibited degrees of relationship. And lastly, they can't marry their sapindas. तो ये 5 गाइडलाइंस हैं, कैटेगरीज बताई हुई हैं, जिनमें आपको शादी नहीं करनी या आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है। ठीक है। अब मैरिज वॉइड कब होगी? अगर आपकी सेकेंड मैरिज है, इट विल बी अ बाइगमस मैरिज एंड इट विल बी अ वॉइड मैरिज। अगर आपने अपने प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में मैरिज कर ली तो भी वो शादी क्या होगी? वॉइड होगी। और अगर आपने अपने सपिंडा रिलेशनशिप में शादी कर ली तो भी वो शादी वॉइड होगी। ये क्लियर? तो वॉइडेबल कब होगी? वॉइडेबल होगी अगर आपने अनसाउंड माइंड के पर्सन से शादी कर ली and you are not aware of the fact that the person is of sound mind or of unsound mind. So when you don't know, obviously, you are going to repudiate the marriage. You are going to set that marriage or declare that marriage as void. Correct? ये clear हो गया? Okay. Then further it says, तो यहाँ पे आपको समझ में आया, right? Void marriage का। अच्छा, voidable में मैंने आपको अनसाउंडनेस बता दिया। अब यहाँ पर just give me a second, I'll just tell you. Yes, voidable मैरिज में जो आपके ग्राउंड्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो मैंने आपको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बता दिया, बट देन दिस इज द सेकंड ग्राउंड इन सेक्शन 12। फर्स्ट ग्राउंड है यहाँ पर इम्पोटेंसी। थर्ड ग्राउंड है यहाँ पर फोर्स और फ्रॉड। याद ना, मैं आपको वैध दिखाऊंगी। एंड द लास्ट ग्राउंड इज प्री मैरिज प्रेगनेंसी। अगर इनमें से कोई सा भी ग्राउंड है तो आपकी वहां पर मैरिज क्या होगी? इट इज गोइंग टू बी वॉइडेबल। और वॉइडेबल का मतलब आप समझते हो ना, जस्ट लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोग क्या पढ़ते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जैसे आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ते हो और आप उनको वैलिड या वॉइड कुछ भी कर सकते हैं, द सेम वे आप यहाँ पर भी अपनी मैरिज को वैलिड या वॉइड, अगर आपने उसे अवॉइड नहीं करा तो वो वैलिड रहेगी, पर अगर आपने उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन। ओके। अब मैंने कहा कि आपकी मैरिज वैलिड है। कब है वैलिड? जब आप ये 5 बातों का ध्यान रखें: बाइगमी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, द एज क्राइटेरिया, टू मैरी विद इन योर प्रोहिबिटेड डिग्रीज एंड मैरिंग समबडी इन योर सपिंडा रिलेशनशिप। सपिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्रीज में अगर आपने शादी करी तो उसका इफेक्ट क्या होगा? द मैरिज इज गोइंग टू बी वॉइड, राइट? और अगर आपने बाइगमस मैरिज करी तो भी आपकी शादी वॉइड ही हो जाएगी। बट एन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर, अगर आपने बाइगमस मैरिज करी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 17 में ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देखनी है? देखिए एक्ट में देखो। पनिशमेंट फॉर बाइगमी। एंड व्हाट डज इट से? कि बाइगमी के लिए ले जाओ इन्हें 494 या 495 आईपीसी में। एंड व्हाट डज 494 सेज? कि यहाँ पर फर्स्ट वाइफ केस फाइल कर सकती है और 495 में सेकंड वाइफ केस फाइल कर सकती है अगर उसे नहीं मालूम था कि जिससे वो शादी कर रही है ही इज ऑलरेडी मैरिड टू हर, ही इज ऑलरेडी मैरिड टू somebody else।
दिस इज बाइगमी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ओके, फिर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एंड सपिंडास में अगर आप शादी करते हो वॉइड है मैरिज, पर इसकी पनिशमेंट भी है सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। देखिए सेक्शन 18 में पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। तो ये है क्लॉज 4 और क्लॉज 5। और पता है पनिशमेंट कितनी, 1 महीने तक की सजा या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ऐसे याद रखना। तो अगर आपने अपने सपिंडा से या प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी करी तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो मैरिज है वो वॉइड होगी। एंड सेकेंडली आपको पनिशमेंट भी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर वॉइडेबल कब होती है मैरिज? वॉइडेबल तब होती है जब इम्पोटेंसी हो या जब आपका जो स्पाउस है वो अनसॉन माइंड का है पर ऐसा आपको नहीं मालूम था, तो भी आप मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपकी शादी फोर्स या फ्रॉड से हुई हो या प्री मैरिज प्रेगनेंसी का केस हो तो भी वो शादी वॉइडेबल होती है। अब रह गया यहाँ पे नो मैरिज। अब नो मैरिज वैसे मैं आपको एक बार ही बता चुकी हूँ, बट लेट मी टेल यू अगेन। मैंने कहा कि आपको सेरेमनीज परफॉर्म करनी है ऑफ आइदर ऑफ द पार्टीज देयर टू। तो सेरेमनीज में अगर सपोज ये है हिंदू और ये है जैन, पर इन्होंने मैरिज करते टाइम परफॉर्म कर दी 6 सेरेमनीज, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ नो मैरिज। लॉ ये कहेगा कि भाई इनकी शादी कभी हुई ही नहीं, तो इनके जो बच्चे भी होंगे ना वो इलेजिटिमेट होंगे। अंडरस्टूड? समझ में आया? आप इन एडिशन कितनी ही सेरेमनीज कर लो, लेकिन आपको शादी के टाइम कम से कम एक रिलीजन की सेरेमनीज मैंडेटरीली परफॉर्म करनी है। तो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो जैन सेरेमनीज हो। और अगर उन सेरेमनीज में सप्तपदी इंक्लूडेड है तो सप्तपदी मैंडेटरी है। यू डोंट हैव एन ऑप्शन देयर, यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर डिस्क्रिशन देयर। गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज द नो मैरिज? ये क्लियर हो गया? ओके, ऑल राइट, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है एंड यू कैन हाईलाइट द सेम इन योर बैरक्स। और यहाँ पे लिख लो सपिंडा रिलेशनशिप, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की पनिशमेंट है कितनी बताई? अप टू 1 मंथ, अप टू 1000 रुपीज फाइन और बोथ। ऐसे याद रहता है छोटा छोटा बैरक में लिखने से। 494, 495 ये है फर्स्ट वाइफ के लिए, ये है सेकेंड वाइफ के लिए, ऐसे मेंशन कर लो। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ना बाइगमी की एक चीज बता दूं। Suppose, let's say A gets married to B, okay, and B is either dead or she is absent for the last 7 years or more, or she has been divorced by A, or she herself divorced A. The marriage between the two is a void marriage, or the marriage between the two is a no marriage. तो अगर ए और बी की शादी में इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम है, उनके बीच की खुद ही मैरिज नो मैरिज है या वॉइड है या डिवोर्स्ड है या 7 years एब्सेंस, याद है ना सेक्शन 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, रिजम्पशन ऑफ डेथ, और अगर वो वाकई में डेड है तो अब यहाँ पे अगर ए किसी और से शादी कर भी लेता है, देन इन दैट केस ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर बाइगमी। बाइगमी होने के लिए भी, बाइगमी के लिए लाइबल करने के लिए भी आपकी जो फर्स्ट मैरिज है इट शुड बी एब्सोल्युटली वैलिड, राइट। और अगर वैलिड है भी तो वहां उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, चाहे वो डेड हो, 7 years हो, डिवोर्स्ड हो, देन योर सेकेंड मैरिज बिकम्स अ वैलिड मैरिज। क्लियर? ओके, ये हो गया क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। लेट मी शो यू द बेयर एक्ट नाउ, व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू कि ये सब चीजें बेयर एक्ट में कैसे मेंशन है। देखो, बेयर एक्ट को भी बनाने का, ड्राफ्ट करने का एक तरीका होता है
And you know, it is really easy for the candidates to remember the act. How? Because you can, you know, always remember the sections in the form of a story. I'll tell you how. जैसे अब हमने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा, ठीक है? अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या लिखा है? दिस इज द अदर नेम ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो क्यों है ये अदर नेम? क्योंकि सेक्शन 1 में उन्होंने खुद लिख दिया दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द हिंदू मैरिज एक्ट। मे बी, मे तो हम तभी यूज करते हैं ना जब आप इसको हिंदू मैरिज एक्ट भी बुला सकते हो। तो इसका मतलब इट हैज अनदर ऑप्शन टू इट एंड दैट इज एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955। ठीक है, अब इस एक्ट का प्रियम्बल क्या कहता है? एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई। अमेंड और कोडिफाई। अब अमेंड का मतलब एज एंड व्हेन we need the necessary amendments, we need the necessary amendments। तो यहाँ पे जब भी आपको कुछ भी अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ना, आप यहाँ पर उन अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जैसे लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 में हुई है ना, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और आर्टिकल 370। तो वहां पे क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर हर एक्ट से हटा दिया गया। तो एज एन when we need the necessary amendments, we can bring in the necessary amendments। और codify का मतलब क्या होता है? That we did not have any act before this particular act, so we are now codifying the law related to marriages among Hindus। So this is what it means। ठीक है, ये क्लियर, ये हो गया। अच्छा, 18th May 1955, अब ये क्या है? 18th May 1955 is the date when the president has given his assent to it। And you know, हिंदू लॉ में जितने भी एक्ट आप पढ़ोगे, चाहे वो HMA है, हामा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है या गार्जियनशिप है, इन चारों ही एक्ट्स में डेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं लिखा हुआ। तो प्लीज याद रखना that this is the date of enactment as well as the date of enforcement। enactment मतलब होता है जिस दिन इसे प्रेसिडेंशियल असेंट मिली। एनफोर्समेंट का मतलब होता है जिस दिन ये लागू हुआ। तो 18 मई को कंसेंट मिली और 18 मई से ही ये लागू हो गई। ठीक है, क्लॉज 2 देखिए, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। सी, nowhere it is written except the state of Jammu and Kashmir, and applies also to Hindus domiciled in the territories to which this act extends, who are outside the said territories to which this act extends। यानी कि जिन लोगों पर, तो पता है आपको डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? डोमिसाइल का मतलब होता है दैट यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर country, a particular area, right? And you intend to hold that position forever। तो डोमिसाइल सिर्फ वही नहीं होते जो वहां रहते हैं। तो इंडिया में रहने वाले लोग भी इंडिया के डोमिसाइल हैं, पर जो लोग इंडिया से बाहर भी रह रहे हैं वो भी इंडिया के डोमिसाइल हैं, बिकॉज दे होल्ड एन इंटेंशन दैट दे बिलोंग टू इंडिया ओनली। राइट, यू गेटिंग इट? तो ये डोमिसाइल पर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो लिखा है ना विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेड टेरिटरीज। ठीक है, सेक्शन 2 वी हैव जस्ट गॉन थ्रू। अब सेक्शन 3 देखो। सेक्शन 3 में हर एक्ट में क्या होता है, डेफिनेशंस दी होती हैं, है ना, कि भाई ये कुछ नई टर्म्स हैं जो आप अभी पढ़ने वाले हैं। तो इनमें देखो क्या टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे। कस्टम्स एंड यूसेजेस हम पढ़ेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या होते हैं पढ़ेंगे। Then we are going to read full blood and half blood, uterine blood, सपिंडा रिलेशनशिप। अब सपिंडा मैंने आपको और कहाँ मेंशन किया था बताइए अभी? और प्रोहिबिटेड डिग्रीज कहाँ मेंशन किया था? बहुत सारी जगह मेंशन किया अभी में, सेक्शन 18 में और सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 की 4th कंडीशन है ये और सेक्शन 5 की 5th कंडीशन है ये, सपिंडा रिलेशनशिप। तो ये क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, बट एज ऑफ नाउ सपिंडा रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड डिग्रीज। फुल ब्लड का मतलब मदर फादर सेम, हाफ ब्लड का मतलब फादर इज द सेम बट मदर्स आर डिफरेंट।
Uterine blood means mother is the same but fathers are different, right? So each and every word will be interpreted. What is section 4 of the act? What is section 4? Overriding effect. भाई जब HMA 1955 आ ही गया, why do we need the other act? Or why do we need the other laws or customs or interpretations or the texts or the rules? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1955 का एक्ट आने के बाद पीछे जो भी था वो सब कुछ सीज कर देता है इफेक्ट होना, राइट? लेकिन जहां जहां पे एक्ट में लिखा है द कस्टम प्रिवेल्स, तो वहां पर कस्टम प्रिवेल करेगा, करेक्ट? ठीक है, फिर अब आ जाओ भाई, सेक्शन 1 to 4 याद हुआ आप लोगों को? सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट ओनली, नो कमेंसमेंट. सेक्शन 2 एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट. सेक्शन 3 डेफिनेशंस एंड सेक्शन 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट. अब क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट है तो मैरिजेस की बात कर लेते हैं. मैरिजेस डेल्ट है कहां से कहां तक? सेक्शन 5 से लेके 18 तक. ठीक है, 5 से लेके 18 तक. क्यों? क्योंकि 19 से स्टार्ट हो जाएगा ज्यूरिसडिक्शन. भाई शादी के डिस्प्यूट्स कहाँ फाइल होंगे, है ना, ये सब भी तो देखना है. 5 to 18 में आपको बताया गया है कि मैरिज करने की क्या कंडीशंस हैं और क्या क्या डिस्प्यूट्स मैरिज में अराइज हो सकते हैं. सो लेट्स सी. सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट व्हाट? कंडीशंस फॉर अ वैलिड मैरिज. और वो क्या क्या है? Neither party has a spouse living at the time of marriage. So this is bigamy they are talking about. And I've just told you this. At the time of the marriage, neither party is incapable of giving a valid consent in consequence of unsoundness of mind. The second ground which I told you. तो इसको ना आप ऐसे मार्क भी करो. Neither party has a spouse living, unsoundness of mind. ऐसे ही आपने मार्क करना है. ठीक है. उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखिए तो ये देखो ABC, ये सारे अनसाउंडनेस से रिलेटेड हैं. रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी वुड मीन दौरे पड़ते हैं लगातार. देन हियर थर्ड सेज एज कंप्लीशन 21 and 18 years. प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, सपिंडास ऑफ ईच अदर. तो ये 5 कंडीशंस मैंने आपको अभी यहाँ पर टेबल में मेंशन करी सेक्शन 5 की. ये देखिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. अब आ जाइए सेक्शन 6. शादी हो गई, चलो जी छुट्टी. पर अभी शादी हुई नहीं है, शादी की सिर्फ कंडीशंस बताई हैं. शादी तो कैसे होगी ये सेक्शन 7 में बताया गया है सेरेमनीज में. और शादी के बाद क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा 8 में. नाउ जस्ट आफ्टर मैरिज सम डिस्प्यूट स्टार्ट इरप्टिंग. So section 9 talks about the restitution of conjugal rights and judicial separation. Section 9 talks about RCR. एक स्पाउस गुस्सा होकर घर से बाहर ही चला गया तो जो अग्रीड स्पाउस है उसके पास राइट है कि वो डिक्री ले सकता है फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स. लेकिन अगर लड़ाई एग्रेवेट हो जाए तो सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, मुझे रहना ही नहीं है साथ में, and the grounds of judicial separation are the same as to the grounds of divorce. Section 13 में लिखा है. और उससे पहले section 11 void marriages we have discussed. अब ये 1, 4, 5 क्या है? 1 में बाइगमी, 4 में prohibited degree और 5 में सपिंडा रिलेशनशिप. और voidable में भी मैंने आपको 4 ग्राउंड्स बताए. Obviously we have not discussed this in depth, पर ये 4 ग्राउंड्स क्या बताए? Impotency. Clause 2 is unsoundness of mind by force or by fraud, and marriage the female is pregnant through somebody else other than the petitioner. तो ये grounds हो गए avoidable marriages के. Section 13 divorce. क्या क्या grounds हैं divorce के? Adultery, cruelty, desertion, unsoundness of mind, then 7 years of absence, renunciation, venereal disease. Leprosy has been removed as a ground. And leprosy is now not a ground for any relief. And this was removed by Personal Laws Amendment Act 2019. है ना?
तो इससे 5 एक्ट्स में अमेंडमेंट आई थी, हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में एंड ऑल्सो इंडियन डिवोर्स एक्ट में, क्योंकि लेप्रेसी वाज द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स अंडर ऑल दीज 5 एक्ट्स। अंडरस्टूड? फिर सेक्शन 13 के बाद ठीक है भाई डिवोर्स ले लो, लेकिन डिवोर्स 13A में देखो क्या लिखा है। 13A में ऑल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, क्योंकि कोर्ट की तो हमेशा कोशिश यही रहेगी कि भाई शादी खत्म ना हो, टूटे ना। तो ऑल्टरनेट रिलीफ क्या है? जुडिशियल सेपरेशन ले लो, है ना? लेकिन पता है आपको, जुडिशियल सेपरेशन कभी भी अब नहीं ग्रांट किया जाएगा जब दूसरा स्पाउस रिनाउंस कर चुका हो, या when he is absent for the last 7 years, or when he has, it says second, fourth, and seventh. So second, sixth, and seventh. So seventh is when he has converted to another religion. तो यहाँ पे तीसरा ग्राउंड क्या हो जाएगा? जब वो कन्वर्ट कर चुका है किसी और रिलीजन में, तो फिर आपको कंपेल नहीं किया जा सकता, फिर आपको डिवोर्स ही मिलेगा। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ प्री है कि कब कोर्ट डिवोर्स ही ग्रांट करेगा। सो दीज 3 एरियाज। बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, है ना? और आपको पता है कि जो 6 मंथ्स कूलिंग पीरियड है, वो भी हर जगह नहीं, हर केस में नहीं, लेकिन कोर्ट उसे वेव ऑफ कर सकता है, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और अगर पोजीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, तो सेक्शन 14 कम्स टू योर रेस्क्यू, that for 1 year also, you cannot live together, and then in exceptional hardship cases the court grants you divorce, section 14। फिर डिवोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, so how are you going to marry again now? तो यहाँ पे डिवोर्स पर्सन व्हेन में मैरी अगेन इज मेंशन, को शुरुआत में सेक्शन 2 में बताया था। वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के जो बच्चे होते हैं वो लेजिटिमेट ही होते हैं। इट इज जस्ट दैट दे डू नॉट गेट अ शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, we'll discuss this in depth when we'll discuss section 16। 17 has been discussed, 18 has been discussed, और देखो फिर 19 के बाद क्या आ गया? jurisdiction and procedure। so all this is the procedure to file the case। प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है कि प्रोसीजर तो आपका हिंदू सिविल प्रोसीजर कोड वाला फॉलो किया जाएगा। प्लेन फाइल, पिटिशन फाइल करनी होगी, फिर उसका जवाब आएगा, है ना? फिर यहाँ पे मेंटेनेंस के सेक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हिंदू मैरिज एक्ट इज द ओनली एक्ट which gives maintenance to husbands or wives both, as in either to the husband or the wife, even here husband or 26 talks about the custody of children, and this is how we are going to end the act, right? So I hope you all have understood. I hope you all have understood the how the code is or how the act is drafted। तो यहाँ पे हम सारे ही एक्ट इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, बी इट हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट एरियाज हैं फॉर क्वेश्चंस इन योर प्री, तो जैसे नो मैरिज का क्वेश्चन उत्तराखंड में बहुत पूछा जाता है ना? पनिशमेंट के सेक्शंस आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हर सेक्शन कहीं ना कहीं हिंदू मैरिज एक्ट में इम्पोर्टेंट है। जैसे रजिस्ट्रेशन का पूछ लेंगे तो कौन सी जजमेंट थी, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरी सेक्शन। सपिंडा रिलेशनशिप क्या है, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है। प्रोहिबिटेड डिग्रीज इज डेफिनेटली वाइडर दैन द सपिंडा रिलेशनशिप, दिस वी नो, क्योंकि सपिंडा रिलेशनशिप में तो डिग्रीज में लिमिटेड है, 5 डिग्रीज फ्रॉम द साइड ऑफ फादर एंड 3 डिग्रीज टू द लाइन ऑफ मदर। लेकिन प्रोहिबिटेड डिग्रीज में हम क्या बोलते हैं? असेंडेंस एंड डिसेंडेंस बोथ आर कवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हिंदू मैरिज एक्ट को कवर करना है। ऐसे ही जब हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट डिस्कस करेंगे, तो वहां पर भी सेम तरीके से कोड एक्ट ड्राफ्टेड है।
Section 1 is short title and extent. Section 2 is application of the act. Section 3 is definitions. And Section 4 is overriding effect. 4 sections तो सेम है, वर्डिंग सेम नहीं है, 1 and 2 तो सेम है, लेकिन थर्ड के अंदर डेफिनेशंस डिफरेंट है ना? मेंटेनेंस क्या होती है, ये सब मेंशन है। फिर सेक्शन 4 में ओवरराइडिंग सेम है। फिर सेक्शन 5 से अडॉप्शन शुरू हो जाता है। और क्योंकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, तो सेक्शन 5 से लेके 17 तक आपका अडॉप्शन चलेगा, राइट? 18 से लेके 28 तक आपका मेंटेनेंस चलेगा और 29-30 आपका सेविंग क्लॉज आ जाएगा, repeals and savings. So this is how, each and every act is drafted. I don't think you will face any difficulty in learning the sections, and you have now got to know the teaching style also through this. तो आप देखिए कि हर एक्ट को डील ऐसे ही किया जाएगा, that we are going to deal with each and every word of the act in depth, so that you have a clear understanding of each and every concept, right? ठीक है, so I think I should wind up here itself. और आप देखिएगा कि कैसे एक्ट को ड्राफ्ट किया गया है, how easy. 1 to 4 you must be feeling familiar to. 5 to 8 must be feeling familiar to. 9 and 10, yes, you are familiar now. 17 and 18 punishments, right? और इसको भी मैंने आपको लर्न करने का तरीका बताया. So at least 1 to 18 for the first class is a good score, right? तो आप इतना लर्न करिए and then we'll meet in the next session. ठीक है? Thank you so much and study well and keep preparing for the exams. Thank you so much. Thank you. Thank you very much for watching this video. Like this video, subscribe to our channel and share it with your friends. And don't forget to press the bell icon to receive real-time updates of our lectures. Thank you.